यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जेई में पिछले साल पूछा गया 2015 में, और ये है किस बारे में, ये सब आपको समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का चेंज जो वेलोसिटी के कारण होता है, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट में सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में से कोई भी एक मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। हमारा जो फ्रीक्वेंसी चेंज का फॉर्मूला है, दैट इज एपेरेंट फ्रीक्वेंसी म्यू एपेरेंट इज इक्वल टू म्यू एक्चुअल, और इसके साथ एक फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो वेलोसिटी का फ्रैक्शन है। वो वेलोसिटी का क्या फ्रैक्शन है? वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस ये लिसनर या ऑब्जर्वर, इसको लिसनर लिखेंगे, और ये क्या चीज है? सोर्स और ये लिसनर। ये फॉर्मूला है। एपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो लिसनर को सुनाई पड़ती है, और ये रियल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे इस पर्टिकुलर केस में लिसनर मूव नहीं कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ लिसनर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ लिसनर इज 0। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमको दिया गया है, वेलोसिटी साउंड 300, इसको भी नोट कर लीजिए, 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कि जब ये अप्रोच करता है, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन में क्या आता है? हियर इज द लिसनर, ये सोर्स है, सोर्स ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको एक फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फॉर द लिसनर नंबर 1। जब ये सोर्स यहां से इधर जाएगा तो इससे दूर जा रहा है, पहले क्या हो रहा है? नजदीक आ रहा है, अब इससे दूर जा रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी टू द लिसनर नंबर 2। और चेंज कितना होगा हमको मालूम है, जब नजदीक आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम। देन व्हाट इज द चेंज? L1 माइनस L2, ये क्या हो गया? चेंज। अब इससे परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय रियल फ्रीक्वेंसी सोर्स, ये फ्रैक्शन बना, और इनटू 100, ये क्या आ गया? परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज अपॉन फुल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये समझ आया? अब कोशिश करिए और इसे बनाइए।
अब यहाँ पर जब ये सोर्स इधर जा रहा है, यहाँ पर सोर्स है, तो साउंड किस तरफ जाएगा? इस तरफ। अगर साउंड इधर जाएगा तो इसे हम प्लस लेंगे, और सोर्स इस तरफ जा रहा है तो सोर्स की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर हमें सोर्स की वेलोसिटी कितनी लेनी है? 20, और उसका साइन क्या कैरिड होगा? माइनस। ये साइन कंसेप्ट है, आपने अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। इस फॉर्मूला में ये एक ही फॉर्मूला हमको यूज करना है, और इस फॉर्मूले में इन दोनों का साइन रखा जाएगा। साइन कैसे डिसाइड होगा? जो साउंड की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को मानेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। जहां पर सोर्स था तो साउंड इधर जा रहा था और ट्रेन भी इधर जा रही थी, दोनों इधर जा रहे थे, तो साउंड की डायरेक्शन प्लस है, तो ये भी कैसा होगा? प्लस। इसलिए यहां पर हमने क्या लिया था? प्लस। ये इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू प्लस ली थी। जब इस लिसनर को पार करके इंजन इधर चला गया है, तो साउंड अब किधर से आएगा? इधर से। जब साउंड इधर से आएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन इंजन किधर जा रहा है? इधर। सोर्स इधर जा रहा है, तो सोर्स की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इसके साथ हमको क्या साइन लगाना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ सोर्स इस तरफ है, अब चूंकि पॉजिटिव इधर हो गया है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या माना जाएगा? नेगेटिव, -20। तो अब हम यहां पर इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? -20। तो दिस इज नाउ into 1000. This is now 320 over 340 multiplied by 1000. This. ये इसकी वैल्यू आ गई। दोनों की वैल्यू को हम कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला में लगाएंगे। सो दिस इज परसेंटेज चेंज। चेंज इन परसेंटेज। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना कितना आता है। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, बढ़कर कितनी हो गई? 1066, और जब दूर जा रहा था तो कम हो गई, दूर जाने में कम होके 941, तो डिफरेंस कितना आया? 1066 माइनस 940, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000। इसका फ्रैक्शन निकाला, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये अप्रॉक्सीमेट इन चारों वैल्यू से हमारी कौन सी मैच करती है? 12.45 आएगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12%। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये डॉपलर्स इफेक्ट का ये क्वेश्चन आया, एंड ये अभी आप लोगों से बनता है। सो दैट इज जेई लेवल। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है हमारे पास, आपको पहचानना है कौन सा ग्राफ किसका है। ओके, किस चीज के ग्राफ हैं ये? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डी। मोशन कौन सा है? पेंडुलम। पेंडुलम का मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऐसे। अगर हम एक किनारे से पेंडुलम को छोड़ेंगे तो ऐसा जाएगा और फिर इधर आएगा। यहां से हमने इसको छोड़ा, ये मान लीजिए यहां पर है d इज इक्वल टू 0 और यहां पर है d इज इक्वल टू d। ठीक है, ये टोटल हमने ऐसा लिया, एक किनारे से छोड़ा। अब आपको मालूम है यहां से यहां पर d लगा, सॉरी, d इज इक्वल टू d। यहां से जब हम छोड़ते हैं इसकी वेलोसिटी का क्या होता है? बढ़ती है कि कम होती है? हम तो 0 से छोड़ेंगे, ये इंक्रीज होगी, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। वेलोसिटी 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, और फिर से वेलोसिटी 0। ठीक है, ओके। अब सोचिए काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि वेलोसिटी से कौन सी एनर्जी बनती है?
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। जब मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम, और फिर जब जीरो होगी तो जीरो। ठीक है, तो देख लीजिए, शुरू में जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइन से। किसमें आप देख रहे हैं कि ये लाइन पहले जीरो है, फिर मैक्सिमम है, फिर जीरो है। किसमें, बी। ओके, तो यहां पर मैक्सिमम से स्टार्ट हुई है, यहां जीरो, मैक्सिमम से स्टार्ट हुई है जीरो, तो ये दोनों आउट। ठीक है, इसमें जीरो से स्टार्ट हुई है मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से स्टार्ट हुई है मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। ये भी तो गलत नहीं है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, ये या ये। इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, करेक्ट है। फिर साइनोसाइडल ग्राफ होता है किसका, साइनोसाइडल ग्राफ किस किस के बीच में होता है, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। ये तीनों ग्राफ कैसे होते हैं, साइनोसाइडल ग्राफ, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशन कैसे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। लेकिन आपका कहना ठीक है, हमको एक क्लू मिला। क्या क्लू मिला, कि हमको एक इक्वेशन पता होना चाहिए जिसमें कौन सी दो क्वांटिटीज होनी चाहिए। देखिए ग्राफ किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा इक्वेशन बताइए जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो। तो ये हमारा टेस्ट है कि हमको वो इक्वेशन याद है कि नहीं याद है। तो याद करिए, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम। वेलोसिटी का हार्मोनिक मोशन में क्या फॉर्मूला है, ए कॉस ओमेगा टी, है ना। और एक्स वाले में क्या, डिफरेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी टी, दिस इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसा बना। ओके, अब v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस ए को अंदर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज व्हाट, व्हाट इज दिस, वाई, डिस्प्लेसमेंट। तो हमको वेलोसिटी का इससे फॉर्मूला मिला। तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो दोनों तरफ लगा दीजिए हाफ एम, हाफ एम। अब ये क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एम कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, ए स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में चेंजेस आते हैं। जब y इज इक्वल टू ए हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड जीरो। और ये जब y जीरो होगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम,
और y हम कहाँ से लेते हैं, तो आंसर है y हम यहाँ से लेते, यहाँ से जो मेजरमेंट करते हैं वो कौन सा होता है, y। यहाँ पर स्टार्ट करिए, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है, -a का स्क्वायर किया, a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, d काइनेटिक एनर्जी। When d is equal to 0, how much is kinetic energy, 0। ठीक है, फिर से when d is equal to, this is how much, amplitude, when d is equal to a, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सॉरी, जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो यहां से हम y को नाप रहे हैं, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी है, 0। यहां पर y की वैल्यू कितनी है, -a। यहां पर y की वैल्यू कितनी है, +a। अब बताइए, फिर से शुरू करते हैं। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, y का स्क्वायर लिया, a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, काइनेटिक एनर्जी 0, ये हो गई। अब जब ये यहां पहुंचता है तो y की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू 0 रख दी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, मैक्सिमम। और फिर जब ये यहां पहुंचता है, when d is maximum, तो y कितना है, +a, और अगर ये +a है तो फिर से ये कितनी हो गई, 0। तो d की वैल्यू, तो 0 मैक्सिमम 0, पर ये तो हमको पहले ही मालूम था कि 0 मैक्सिमम 0 है, 0 मैक्सिमम 0, 0 मैक्सिमम 0। लेकिन हमको बताना ये है कि ये वाला पाथ है कि ये वाला पाथ है, ये कैसे पता चलता है, तो इसका आंसर है, ये वाला ग्राफ आपको याद है कि ये ग्राफ किस फंक्शन का है और ये ग्राफ किस फंक्शन का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू 1/x। याद आया, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है, ये वाला ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला या 1/d वाला, यस, ये d है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, d के स्क्वायर पे, d के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। क्या काइनेटिक एनर्जी 1/d के फॉर्मूले में है, नो, और ये किसका है, 1/d का फॉर्मूला है। तो इसलिए हमको कौन सा फॉर्मूला लेना है, दिस इज द राइट फॉर्मूला विच इज ए पैराबोला। ठीक है, तो ये क्या चीज है, पैराबोला। और ये कौन सा ग्राफ है, इनवर्स ग्राफ। इनवर्स ग्राफ किसके लिए होता है, y इज इक्वल टू 1/x। ये किसके लिए होता है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज -1। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ किसका होता है, इसका। इसलिए ये ग्राफ हमारा राइट आंसर होगा। दोनों का अंतर समझ में आया, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। इसको आप याद रख लेंगे। हियर ये d यहां बढ़ते जाता है, d ऐसे बढ़ रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ द d। देखो यहां से यहां तक
प्रोपोर्शनेट टू डी। तो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1, डी की पावर 2। ये क्या है? पैराबोला। ठीक है, नॉट द इनवर्स ग्राफ। क्लोज्ड पाइप एंड वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द क्लोज्ड पाइप। ये क्लोज्ड पाइप है, इसके अंदर आपने पढ़ा है जो फंडामेंटल वाइब्रेशन होता है जब स्टेशनरी वेव बनती है तो उस समय कितनी बड़ी वेव इसमें बनती है। तो उसका आंसर है कि ये उस समय बनती है इसमें ये वाली वेव ऐसी, और इसकी यहां से यहां तक लेंथ कितनी होती है? दिस इज λ/4। दूसरा हार्मोनिक कब बनता है? दूसरा बार लाउड साउंड हमको कब सुनाई पड़ता है? जबकि ये वेव ऐसी हो जाती है। क्यों? नीचे हमेशा क्या बनता है? नोट। ऊपर क्या बनता है? एंटी नोट। दूसरी बार हमको ऐसे मिलेगा। इस समय लेंथ ऑफ द पाइप इतनी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी? फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। फिर से मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं, वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। यहां वेवलेंथ कितनी है? λ/4 इज इक्वल टू एल, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4l। तो न्यू इंटू 4l वेलोसिटी। तो न्यू किसके बराबर हुआ? v/4l। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। यहां पर आप निकाल चुके हैं। यहां लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? लैम्डा इज इक्वल टू 4l/3। ये वाली वैल्यू जब आप यहां रखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? दूसरे में, सेकेंड हार्मोनिक में ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4/3, 3v/4l। तीसरी बार जब आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ये अब आपको याद आ रहा होगा कि तीसरी बार ये कैसा बनता है? ऐसा। और ये किसके बराबर है? 1 फुल लैम्डा, 1 and 1/4। 1 and 1/4 इज 5/4 लैम्डा। अब 5/4 लैम्डा इसकी लेंथ के बराबर है, तो लैम्डा किसके बराबर हुआ? 4l/5। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l/5। इस लैम्डा को जब हम यहां पे रखते हैं 4l/5, तो न्यू किसके बराबर आ जाएगा? 5v/4l। देखिए 1, 3, 5 और v/4l कौन है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हमको हार्मोनिक किस किस के मिलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उससे 3 टाइम्स, उससे 5 टाइम्स, अगला क्या मिलेगा बोलो? 7, अगला 9। ओके। अब बेसिक फ्रीक्वेंसी कितनी है? v/4l। क्या हमको इस क्वेश्चन से बेसिक फ्रीक्वेंसी मिलती है? आंसर है यस। ये रहा v और l, ये रहा l। तो मुझे थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए बेसिक फ्रीक्वेंसी कितनी? फर्स्ट हार्मोनिक न्यू 1, दिस इज इक्वल टू 340 इंटू 4 इंटू 85। दिस इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना आया? 340 और 4 इंटू 85 वॉट? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाना? ये। अब देखिए ये कितनी आ गई? 4 इंटू 85 इज 340, कैंसल हो गया। 1/100, ये 100 ऊपर चला गया। सो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 100, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब
ध्यान दीजिए, जब इस मोड पर है फर्स्ट हार्मोनिक तो फ्रीक्वेंसी हमको कितनी सुनाई पड़ने वाली है? 100। जब इस मोड में है तो अब आगे बढ़ते जाइए, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ रही है? 100। दूसरी कौन सी सुनाई पड़ रही है? तीसरी, चौथी बोलो, पांचवी, छठवीं, सातवीं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहां तक की फ्रीक्वेंसीज पूछी जा रही है? फाइंड द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 1250। इसको छोड़ दीजिए, लेस देन 1250 इतनी फ्रीक्वेंसीज सुनाई पड़ रही हैं। कितनी हैं ये? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी तरह की फ्रीक्वेंसीज सुनाई पड़ती हैं? 6 टाइप्स की फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती। तरीका समझ आया? ऑसिलेशन में डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड है। डैम्प्ड ऑसिलेशन बहुत छोटा सा, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ते हैं। तो जेई में ऑसिलेशन काफ़ी इजी माना जाता है, तो उसके जो डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला पोर्शन है या फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला जो पोर्शन है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले सालों से मैंने देखे हैं, इस पर क्वेश्चन्स काफ़ी पूछे जाते हैं। ये और टाइम पीरियड, डिफरेंट ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालना, ये एक डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? तो डैम्प्ड ऑसिलेशन हमको मालूम है कि टाइम और एम्पलीट्यूड, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो शुरू में हमको एम्पलीट्यूड इतना बड़ा बड़ा मिलता है, ऐसे ऑसिलेशन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये एम्पलीट्यूड कम होते चले जाते हैं। इस तरह से ये एम्पलीट्यूड ऐसे कम होते जाते हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, इस तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इस डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फॉर्मूला हम सब ने याद किया हुआ है या याद कर लेते हैं। वो ये है कि एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल एम्पलीट्यूड A0 मल्टीप्लाइड बाय डैम्पिंग फैक्टर। मल्टीप्लाइड बाय डैम्पिंग फैक्टर कहाँ आएगा? e टू द पावर माइनस bt अपॉन 2m, ये जिसमें e हम सबको मालूम है एक्सपोनेंशियल, b इज द डैम्पिंग फैक्टर, t टाइम, m मास ऑफ दैट पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग। ये एक फॉर्मूला होता है। किस चीज का फॉर्मूला है? कि एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, कितनी देर बाद? t के बाद। तो जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ते जाती है एम्पलीट्यूड छोटा होते जाता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं माइनस है। ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एम्पलीट्यूड आफ्टर t इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनिशियली डिवाइडेड बाय e टू द पावर bt अपॉन 2m, ऐसा। अब आप देखिए ये t बढ़ते जाएगा तो ये वाला डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इस पूरे की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। इसको अगर एक लाइन में लिखना है तो इसको माइनस करके ऊपर कर देंगे, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, ओके। अब इसमें कुछ चीज़ें हमको पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है। हम क्वेश्चन में देखते हैं हमको क्या पता है। For damped simple of the amplitude decrease and become 0.9 times initial value in first 5 second। ये दिया है हमको टाइम और ये दिया है एम्पलीट्यूड। तो ये जो एम्पलीट्यूड है कितना हो जाता है?
0.9 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ये ठीक है ना, 0.9 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ये कब हो जाएगा? a नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी 5, दिस इज 5 अपॉन 2m। ये एक सेटिंग हो गई, ये समझ में आया। अब क्या कैंसलेशन हो सकता है? सिंप्लीफिकेशन। सो इससे हमको एक रिजल्ट मिला, e टू द पावर माइनस 5b अपॉन 2m। ये किसके बराबर होता है? 0.9। इसको हमने रख लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज, आफ्टर अनदर 10 सेकेंड, पहले कितना टाइम बीत चुका है? 5, आफ्टर अनदर 10, तो टोटल टाइम कितना हो गया? a नॉट के बाद, ये था a नॉट के बाद 5 सेकेंड, इतना हो गया था। ये 5 सेकेंड में 0.9, अनदर 10 सेकेंड, अनदर 10 सेकेंड, कहीं भी हम पहुंच गए। तो ये 5 था और अनदर 10, टोटल टाइम कितना हो गया? 15। तो फिर से हम इसको सेट करते हैं। अब जो हमको नया एम्पलीट्यूड मिलेगा AT, वो हमको 15 टाइम्स बाद मिलेगा। आफ्टर अनदर 10 सेकेंड इट बिकम्स अल्फा टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी AT कितना हो चुका है? A आफ्टर 15 सेकेंड कितना हो जाएगा? अल्फा टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। ये गिवन है, ये चीज समझ में आई। 15 सेकेंड के बाद का एम्पलीट्यूड इतने अल्फा टाइम्स हो जाता है। सो अब हम फिर से इसको सेट करते हैं। अल्फा ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बी। अब टी को कितना लिखना है? 15 अपॉन 2m। ये हो गया, राइट। निकालना क्या है हमको? अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आप भी इसको निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर, अब यहां हम ये करते हैं, ये हमको पता है, ये क्या लिख सकते हैं हम इसको? ई टू द पावर, यहां पर हमें -5 चाहिए तो इसको लिख देंगे 3 इंटू -5 अपॉन 2m। और क्या चीज? b, ऑफ कोर्स, -5b अपॉन 2m, -5b अपॉन 2m, e टू द पावर -5b अपॉन 2m। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर -5b अपॉन 2m। ये ठीक है ना? ये e टू द पावर ऐसा आ गया। सो अल्फा इज इक्वल टू e टू द पावर 3 इंटू, इसे अब हम क्या लिख सकते हैं? 0.9। ये किया जा सकता है। अगर ऐसा करेंगे तो इसके बाद हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। हाँ, इसको सुनिए, एक और तरीका, ये इसे हम इस तरह से लिखते हैं, e टू द पावर -5b अपॉन 2m, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 3 किया जा सकता है। अगर ऐसा करेंगे तो 3 5 15, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी रखनी हमको? इसकी वैल्यू रखनी है 0.9। सो दिस इज 0.9
to the power 3. So 0.9 into 0.9 into 0.9, ये अल्फा की वैल्यू आ गई. So alpha is equal to 0.9 into 0.9 into 0.9. This comes to 0.729. 9 9s are 81, 81 9s are 729. तो इसमें हमने देख लिया. This is the correct option. देखिए मैथमेटिक्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, छोटी सी है, लेकिन ये हमको याद आना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है. सो इसे इस तरह से याद रखिए. ये दो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, ये हमको दिख रही हैं. y1 माइनस के एक्स क्या दिखाता है? वेव की डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड्स प्लस एक्स. यहां पर प्लस के एक्स क्या दिखाता है? इस वेव की डायरेक्शन किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में. और दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा, एम्पलीट्यूड दोनों का ए. तो ये एक फिट केस हो गया स्टेशनरी वेव बनने का. स्टेशनरी वेव कब बनती है? when the two waves travel in a medium in opposite direction and both are having same frequency. ये यहाँ पर हो गया. तो ये एक स्टेशनरी वेव बनेगी. ठीक है. ये जो स्टेशनरी वेव बनेगी तो उसके बारे में 4 स्टेटमेंट हमारे पास हैं. इन 4 में से हमको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है. स्टेशनरी वेव किसको कहते हैं? स्टेशनरी वेव इज द वन इन विच energy do not progress. Energy oscillate in the form of disturbances at one location. दो नोड बन गए हैं. दो नोड में वाइब्रेशंस नहीं होते, और वाइब्रेशन सिर्फ कहां पर होते हैं? एंटी नोड में वाइब्रेशन होते. अब चूंकि ये वाला वाइब्रेशन यहां नहीं जाएगा, इसका मतलब कि ये एनर्जी इस तरफ इंक्रीज नहीं हो रही है. एनर्जी इज स्टेशनरी इन दिस लोकेलिटी. इसके अंदर एनर्जी है, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर रही है. प्रोग्रेस करती तो उसको हम क्या कहते? प्रोग्रेसिव वेव. और यहीं पर स्टेशनरी हो गई तो इसको क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव. कंडीशन फुलफिल हो रही है, स्टेशनरी वेव बन रही. तो स्टेशनरी वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इट डज नॉट प्रोग्रेस. ये देखिए, would be progressing along x direction. करेक्ट स्टेटमेंट है कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट. तो ये ना तो ये प्लस एक्स की तरफ जाएगा और ना माइनस एक्स की तरफ जाएगा. ये अब हमको सिर्फ इन दोनों में से चुनना है. और ये दोनों क्या बोलते हैं? नोडल पॉइंट. नोडल पॉइंट. नोडल पॉइंट पर क्या होता है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो आंसर है नोडल पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 होता है. नोडल पॉइंट पर एम्पलीट्यूड 0. तो हम ऐसा करते हैं, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन बनाते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को नोट करते हैं और एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमको शर्त मिल जाएगी उसकी. ठीक है. तो शुरू करते हैं. इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव कैसे बनता है? Equation of stationary wave by superposition. Displacement because of the two waves y1 and y2 will result into a resultant y. So y is equal to y1 plus y2. So y is equal to, ये जो दो प्रोग्रेसिव वेव हैं, एक ये और एक ये. सो y1 इज गिवन बाय a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स. ये आ गया. ओके. अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया और इनको हम लोग पहले भी कंबाइन कर चुके हैं. एंड दिस विल कम टू
ये है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ये दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया और कंबाइन करके जो हमको रिजल्ट मिला वो रिजल्ट हमको मिलता है ए, एंड दिस इज 2 साइन ए इज ओमेगा टी कॉस माइनस के एक्स, ये हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, दोनों का एक्सपेंशन किया, एक टर्म कैंसिल हो गई, बाकी जुड़ गई, ये आ गया। अब इस टर्म को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसलिए इसका हम माइनस हटा सकते हैं। ओके, उसको हटा दिया तो ओमेगा टी, दिस इज द हार्मोनिक फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हार्मोनिक फैक्टर हमेशा कहाँ आता है, बाद में आता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो इसको भी हमने वैसे ही लिखा साइन ओमेगा टी, और बाकी जो कुछ है दैट इज एम्पलीट्यूड। कौन है बाकी, 2a cos kx, दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज हार्मोनिक फंक्शन। समझ आया? तो ये एक वेव बन गई। अब इस वेव में हम क्या देखते हैं कि ये जो चीज थी ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये नहीं है। अगर ये होता तो क्या पता लगता, इट इज ए हार्मोनिक वेव, इट इज ए प्रोग्रेसिव वेव। सॉरी, ये वाला फैक्टर हमें क्या दिखाता है, देयर इज प्रोग्रेशन, इसमें ये फैक्टर नहीं है, इसलिए ये प्रोग्रेस नहीं कर रही है। समझ आया? प्रोग्रेशन और स्टेशनरी, प्रोग्रेशन में हमेशा ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स होगा, और स्टेशनरी वेव में ये डिफरेंस नहीं रहेगा, सिर्फ क्या है, ओमेगा टी। ओमेगा टी हमें क्या बताता है, पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, क्योंकि ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। जब सिर्फ ओमेगा टी हो देन पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग एट इट्स ओन प्लेस, और जब उसके साथ साइन के साथ ओमेगा टी के साथ के एक्स भी लग जाए तो ऑसिलेट भी कर रहा है और एक्स की डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहा है। तो ये स्टेशनरी वेव का हमको इंडिकेशन मिल गया। अब इसमें ये जो चीज है जिसमें टाइम फैक्टर नहीं है लेकिन कॉस के साथ एक्स फैक्टर है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी कॉस एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और कॉस की वैल्यू कैसे चेंज होती है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, फिर से -1 0, फिर से +1 0, -1 0, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, 0। जिस समय इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये एम्पलीट्यूड पूरा क्या हो जाएगा, 0, और जब ये 0 हो जाएगा एम्पलीट्यूड तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोड। उस पॉइंट को क्या कहेंगे, नोड। तो अब हमको ये कंडीशन मिल रही है कि नोड हमको कैसे मिलने वाला है। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, तो हमारे पास कंडीशन है फॉर नोड एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इज 0, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड 0 हो जाना चाहिए। देयरफॉर 2a cos kx शुड बी इक्वल टू 0। 2a इधर चला गया, 2a इज नॉट 0, देयरफॉर cos kx इज इक्वल टू 0। अगर cos ऑफ kx 0 है
के एक्स क्या चीज़ है, तो आंसर है के एक्स एंगल है, क्योंकि कॉस किसकी होती है, एंगल की, इसलिए के एक्स क्या है, एंगल। ये जो के एक्स एंगल है इसको कितना होना चाहिए ताकि कॉस दिस 0 हो, तो हमको मालूम है सबसे पहले कॉस 0 कब होती है, π/2। कब होती है, π/2। सो के एक्स इज इक्वल टू π/2। उसके बाद कब 0 होगी, शुरू कर दीजिए, कितना, 3π/2। उसके बाद 5। अब इसका n वाला फॉर्मूला बताइए, और n को हम कहां से शुरू करना चाहते हैं, 0 से। तो ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या लोगे, n+1/2 या 2n-1/2। k की वैल्यू हमने रखी 2π/λ, x इज इक्वल टू 2n+1/2 पाई। दिस पाई इज कैंसल्ड, सो x किसके बराबर हुआ, x इज इक्वल टू, ये λ/2 इधर चला जाएगा, 2n+1/2 इंटू λ/2। इसको और क्लियर किया, इस 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, सो दिस इज इक्वल टू n+12, n+12 इंटू λ/2। दिस इज वैल्यू ऑफ x। यहाँ हमने इसको मैच किया, x इज इक्वल टू n+12 λ/2, where n is equal to 0, 1, 2, n is equal to 0, 1, 2. So this is our right option. ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, वन पार्टिकल परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक पार्टिकल है जो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, यहां से यहाँ पर हमको मालूम है स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं होती है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, स्टेट ऑफ रेस्ट यहाँ होती है। तो ये पार्टिकल के लिए हमको क्या दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट बिकॉज इट इज मेंशन्ड स्टार्ट फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। इट कवर्स ए डिस्टेंस a in time tau. Distance a, time taken is tau. And after that, in next tau second, it covers 2a. In next tau second, it covers 2a. It is very natural because speed goes on increasing. So if this is a, this is 2a, this is time tau, and here also tau, it is given. Okay. Then, these are the 4 conditions: periodic time, amplitude, amplitude. We have to find out periodic time and amplitude. Okay, let us start it. What do we have in our knowledge? We have 2 equations of simple harmonic motion. One is y is equal to a sin omega t. Other is x is equal to a cos omega t. Which one we will use here? Answer is, it depends upon starting condition. Here the starting condition is start from rest. We know when oscillation start from rest, the appropriate equation is x is equal to amplitude a cos omega t. This is the equation for this particular oscillation which starts from rest. Now there are 2 conditions. From where do we measure this x? This x we measure from center, not from here.
according to our equation what we had made, we know that x is measured from here. Now I want to make an equation when the particle is here. How much is x for this? Is it a? No. This total distance is amplitude a and this is a, so this distance is x. It starts from here. When it reaches here, the time is tau, and how much is value of x? X is a minus a. So this is a minus a. This is equal to amplitude a cos omega t, cos omega, and how much is the time taken here? Tau. So I will write it tau. Okay, this is our equation number 1. This has reached here. This distance is 2a and this time tau plus tau, 2 tau. How much is this distance? This x in the second case is total a, capital A, minus this and this, total 3a. A minus 3a. This is how much? Total a minus 3a, and this x is equal to a cos, and now time is 2 tau. This is our second equation. Now we know a relation, cos square omega t is equal to 1 plus cos 2 omega t divided by 2. Okay, so this 2 we can bring here this way, and now we put the values. 2 into cos omega t whole square, cos omega tau is a minus a upon a, a minus a upon a whole square is equal to 1 plus cos 2 omega tau is equal to a minus 3a upon a. Now this is the equation in which we have to find the value of capital A in terms of small a. So it is mathematics. You can use any method to do it. Okay. Let us expand this. Go by the very simple method. So this is a square minus 2aa plus a square upon a square is equal to a plus a minus 3a upon a. Now cancel a from both sides. This is now 2a minus 3a to be multiplied with a. Here it will be 2a square minus 2 into 2, 4aa plus 2 into a square, 2a square. And this is equal to 2a square minus 3aa. This is 2a square cancelled, and this minus 3aa we bring on this side, that will be plus. So this is minus aa is equal to, इसको इधर ले जाइए, and this is minus 2a square. Cancel 1a, sorry, cancel 1a from both sides, make it plus. So a is equal to 2a. This a is equal to 2a. How is it possible? Quite possible, हो सकता है. This is a, this is a,
again. Yes, so A is equal to 2A, but we don't have this answer here. Okay, now we will try to find out tau. If we put this value of A is equal to 2A somewhere here to find out tau. Okay, let's do that here. This A, which is equal to 2A, 2A minus A is equal to A is equal to again 2A cos omega tau 1. So cos omega tau is equal to half. So omega tau is equal to 60 degree, and 60 degree is how much? Pi upon 3. How much is the omega? Omega is 2 pi upon t. Tau is equal to pi upon 3. Pi is cancelled. Take this t here, take this 3 here. So t is equal to 6 tau. See, amplitude 4A, no. Amplitude 3A, no. Periodic time 8 tau, no. Periodic time 6 tau, yes. So our appropriate answer is C in this. Okay, now let's go to the next question. Please read the question carefully. You have read the question. Now what we are doing? We are pressing it a little. Press it, leave it. थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया. And we know because of the compression it will go up. ये इसको गैस को दबाएगा. The gas will give the force due to increase in the pressure. It will apply force on this, and because of that force this will go up. Due to inertia it will keep on moving, then due to weight it will come down and it will start making oscillations up and down. We have to find out frequency or the time period of this oscillation. How to approach it? How do we find time period in simple harmonic motions? Okay, we got it from the relation acceleration in simple harmonic motion is given by omega square into x. What is this? Acceleration. What is this? Displacement. So magnitude wise omega square is equal to acceleration upon displacement. That is A acceleration upon x. So omega, what is omega? 2 pi nu is equal to root alpha upon x. Now this 2 pi will come here, 2 pi, and this is frequency. So if we want to find out frequency, what we should know? Alpha upon x. What is alpha? Acceleration. What is x? Displacement. ये दो चीजें, इन दोनों का ratio, we need to have this ratio, then we can find out frequency. How do we get this ratio? So alpha acceleration
which quantity is made by acceleration? Answer, force is made by acceleration. Okay. Now, who is applying force here? To start in this, we will apply a little force to make a displacement x. फिर से, we press it to the distance x, and we know there will be change in the pressure, and because of that change in the pressure, there will be force upward. Because of that force, there will be acceleration. That acceleration and this displacement we will relate with each other. कहाँ से मिलेगा वो acceleration? From this force created in this. We know what is acceleration. Acceleration is equal to force upon mass. Force on the piston, mass of the piston, m. If we find out that after we bring it here, there is a force on this F, if we are able to find out this force, then we will divide that force with mass, we will get the acceleration. How much is the displacement here? X. X displacement करने से what will happen? The volume will decrease, the pressure will increase, and that pressure multiplied by area will give the force, and that force divided by mass will give the acceleration. And how it started? We had given a displacement x, so we have to relate these two quantities. So let's find out how much is the force in the terms of x. Okay, so let's compress it with a displacement. तो force हम कैसे निकालेंगे? x displacement देने से pressure बढ़ जाएगा. Change in pressure multiplied by area will give the force. और वो जो change in pressure है उसमें हमने x को incorporate करना है. ओके, शुरू करते हैं. We know the equation P1 V1 is equal to P2 V2. But we have to take care here what type of change is there. Is it adiabatic or is it isothermal? This isolated from surrounding. If it is isolated from surrounding, then it is a adiabatic change and the equation will be gamma gamma. Okay, no problem. Now initially P1 V1 is equal to P2 V2 and there were certain changes. Initially this was P0, V0 gamma is equal to, now the pressure has changed and the volume has changed. We want to find out new pressure, that is P2. What is the new volume? Volume here, it has come down by x. Suppose this height, this initial height was h. Then what was the volume before? The volume before was area multiplied by height. So this I will write height multiplied by area to the power gamma. This V2 I will write height multiplied by area. X press कर दिया है, so now height has decreased by x. The new height is h minus x gamma and area to the power, sorry, not lambda, gamma. This x is incorporated in this. Now how much is P2 equal to? P2 is equal to initial P h gamma a gamma divided by
H minus X gamma, A gamma, and here this A gamma cancelled. So this is new pressure, and we can again simplify this. Okay, let us simplify this using the equations. Now here, this we can write as P naught H upon H minus X whole thing to the power gamma. Now this, divide this with H and denominator also with H. What do we get here? H, H, H. This is 1 minus X upon H to the power gamma. So I will write it now in the next. P2 is equal to P1. P2 is equal to P naught. This is 1. This is 1 minus X upon H. One minus X upon H to the power minus gamma. 1 to the power anything is 1. So this is P naught and H to the P naught upon 1 upon 1 minus X upon H to the power minus gamma. Sorry, this is to the power gamma, not minus, gamma. Now we take it up. P naught 1 minus X upon H, and now this plus going to numerator will become minus. Using binomial theorem. Okay, you all know higher terms are neglected if X upon H is very small. So what this will become to? 1 minus, ये सामने आ जाएगा, minus gamma into X upon H to the power 1, and then second term, third term, fourth term, all the higher terms of X upon H are neglected. So this is the one, minus minus plus. So what we get here is P2 is equal to P naught 1 plus gamma X upon H. Okay, now pressure difference, initial pressure, final pressure. This is change in pressure. Let's multiply it with area. Change in pressure multiplied by area on both sides. So this will be gamma X
H into A. Okay. Now this has become change in pressure multiplied by area is force F. This is equal to P naught gamma X. We know that H into A is volume, so H multiplied by A, but here A is here. When we are creating one A here, we will create one more A here. So A on both sides. Okay, so that we can write it initial volume. Now this force on the piston creates acceleration. Change in pressure due to X, change in pressure due to X creates a force upward. That force gives acceleration to mass M. So how much is the force? Mass into acceleration. Mass into acceleration. This is equal to P naught gamma A square X divided by H into A V naught. Okay. Now alpha acceleration. P naught gamma A square V naught M X. Okay. Now when X is downward, acceleration is upward. Force is upward, so they have got opposite direction. So we can write it minus. So now finally what we have got is acceleration alpha is equal to P naught gamma A square upon X. Now we examine this. P naught, V naught, where the initial reading of pressure and volume constants. Gamma for the ideal gas is a constant. Area of the piston is not changing during the motion, and mass of the piston is not changing during the motion. So this whole thing is a constant. Now alpha and X are in opposite direction. This is a constant. So alpha is acceleration is proportionate to displacement. Displacement X and opposite in direction. क्या होगा इससे? The answer is, once we prove that acceleration is proportionate to displacement and opposite in direction, then we can prove that it is a simple harmonic motion. Therefore, this is a simple harmonic motion. Now if it is a simple harmonic motion, then we know the frequency. In simple harmonic motion, in the very first, we have drawn frequency is equal to 1 upon 2 pi root alpha upon x. So we must know the value of alpha upon x, then we know the frequency. Okay. And here is alpha, here is x. Bring this x here. Alpha upon x is equal to P naught gamma A square upon M V naught. If this is acceleration upon displacement, then what is frequency is equal to 1 upon 2 pi root alpha upon x. In place of alpha upon x, we will put it volume, initial volume, mass, pressure, gamma, A square. This is our expression for frequency of this oscillation. Now, do we have any answer related to this? See here.
1/2 pi a gamma p naught, 1/2 pi 1/2 pi 1/2 pi root p naught gamma a square m v naught. Yes, inside the root there is a square gamma p naught m v naught 1/2 pi 1/2 pi. So this is the right option. This is how we calculate it. Okay, see it once again. And now let's go to the next question. इस क्वेश्चन को पढ़िए. A force given by F is equal to this. The force is function of time. What type of force this is? Answer is, this force is having damping. This is a damped force. Okay. Exerted along x-axis on a particle lying stationary at origin. Then in this case, graph of velocity to time will be like this. Velocity और time का relation निकालना है और हमको क्या दिया गया है? This force is a variable force. With respect to time, it keeps on changing. Okay, so we want to find out a relation between velocity and time. How do we get velocity from force? Answer is, the force gives us acceleration. Force divided by mass gives the acceleration. Okay, acceleration is what? dv by dt. So here we get dv. So we will use that technique. Okay. So here we have F is equal to F naught e to the power. Here is F is equal to F naught e to the power minus bt. Force is mass into acceleration. This is mass into acceleration. Acceleration we will write dv by dt. This is equal to F naught e to the power minus bt. Okay. Now this dt we transfer here, m we transfer here. So we get here dv is equal to F naught upon m e to the power minus bt multiplied by dt. These are variables and this is a variable. This is a constant. Initial force, the maximum value of force and mass of the body. Okay. Now let's integrate both. Time start from 0 and when it reaches t, the velocity from 0 reaches v. Okay, these are the limits. So this integration gives us v, and here integrate this. This integration will give us integration of e to the power minus bt is e to the power minus bt. Then integration of bt is minus b. Okay, so this is 0 to t. 0 to t. This is equal to F naught upon mb minus here minus. This is e to the power minus bt t0. E to the power minus bt minus 0 यहाँ पे रखिए. E to the power 0 is 1 minus F naught upon mb. Now I make it plus or I take this minus inside. 1 minus e to the power minus bt. This e to the power minus bt, okay,
This is velocity at time t. Now I will write it this way. Velocity at time t is equal to f naught upon mb. F naught upon mb 1 minus 1 upon e to the power bt. This is the equation we get, equation between velocity and time. Okay. अब इस velocity और time equation के basis पर we have to see the graph. The two limits of the graph when time is 0 and when time is infinity, we can always get from here. When t is equal to 0, anything to the power 0, anything to the power 0 is 1, 1 upon 1, 1 minus 1, 0, and Vt become 0. T is equal to 0, Vt 0, 0, 0, 0. We cannot cancel anyone. Okay, all are correct. When t is equal to infinity, t goes on increasing. What happens when t increase? When the t increase, this denominator increase, this quantity decrease, become less. If this quantity decrease, then this quantity increase, 1 minus smaller quantity. This quantity increase, so velocity increase. That means when time increases, velocity increases. When time increase, velocity increase, 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 increase. Again, all four are correct. Then, when the time become infinity, then what happens? This is infinity. When the time goes on increasing, velocity goes on increasing. Does the velocity decrease? Answer is no. There is no provision. Time की ऐसी कोई value नहीं है. The time goes on increasing. The time will always go on increasing. The velocity will always go on increasing. Velocity will never decrease. But here the velocity has decreased. The time increases, velocity decreases. Time increases, velocity decreases. Therefore, no. No. Understand? Time increase होगा, velocity हमेशा increase ही होगी. There is no value of time when velocity start decreasing. Therefore, these two are cancelled. Now, when the time become infinity, बढ़ते ही जा रहा है, that is the maximum value of time. When this becomes infinite, the maximum value, this thing become 0. If this becomes 0, then this quantity become maximum. So the velocity is maximum. Maximum. How much it is? F naught upon mb. This cannot be more than infinity. Therefore, velocity cannot be more than this. See these two. Here, this is f naught upon mb, and this point is more than this. Here velocity is more than this, but we know velocity cannot be more than this. Therefore, this is wrong. Here you see, the time goes on increasing. The velocity goes on increasing, 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 and what is the maximum limit? This. Beyond this, it does not increase. So, we know whatever is the increase in the time, the maximum velocity will be f naught upon mb. It will not increase. Therefore, this is the right option. So here, the velocity is allowed to increase more, which is not possible. Therefore, this is wrong. Here, the velocity, the maximum value is f naught upon mb. So this is the right option. Here, the velocity does not decrease. So this is our
right option for this. Let's go to the next question. This is open pipe. We know in open pipe the vibration for fundamental is this way. I will make it clearer. This is open pipe. Its length is L and its fundamental frequency, we know the formula, V upon 2L. Why? Here you know L is equal to lambda by 2, therefore lambda is equal to 2L, therefore frequency is velocity upon lambda. Now we immerse it half, this much water. Here how will be the wave formed? Answer, the wave is formed like this, and this will have the first harmonic. What will be the fundamental frequency here? This is L by 2. This is a pipe which is closed at one end, and for that formula for frequency we know that frequency is equal to V upon lambda, and here this is 1/4 of the lambda, So how much is lambda equal to? 2L. So we put here 2L. So nu is equal to V upon 2L. This frequency here is given to us, F. Fundamental frequency F. Therefore, what will be the frequency in this case? You have calculated V upon 2L, but we know V upon 2L is F. So frequency for the closed pipe is equal to F. Here frequency air column inside the pipe would be F. This is our right option. Okay. So these are the few questions we have done. There are a few more which have come in the earlier examinations. Like there is a wooden box, put in the water, press it a little and leave it. If we press it a little and leave it, it is pushed outside. By which force? Buoyant force. Then this buoyant force will push it up and it will start oscillating. You have to find out time period and frequency of this oscillation. How will you do this? Again, the buoyant force created by displacement x. And how much is that force? Mass into acceleration. So mass into acceleration is equal to the buoyant force. And how we will calculate the buoyant force? If we press it x, then area multiplied by x is the volume density of the water. That is the multiplied by g, that gives the buoyant force. There x is there, here acceleration is there. We will again get acceleration versus x, and that alpha upon x always gives us frequency and time period. So in all these oscillations, the frequency and time period has to be done either by alpha upon x, acceleration upon displacement, or there is another formula which says for the spring, that is root m upon k. If you know mass attached to a spring and the force constant of the spring, again you can find it. So this is what we have seen in the oscillation questions in JEE. The answer is this B, damping constant. For last 3 years they are asking questions related to damping constant. Number 1,
Number 2, they are asking questions to find out time period and frequency for various type of oscillations. You can practice those. And then equations of the waves, those are there. Stationary wave properties are there, and you have seen the formulas for different vibrations of the columns, those are there. So these are to be prepared. How much is the frequency of questions in JEE? The answer is, last year there were 2 numericals. In 2014 there were 2 numericals. 13 there were 2 numericals. In 12 there were 3 numericals. Again there was 1 numerical, but again there was 3 numericals. So we find that average 2 numericals are asked every year from waves and oscillation. So you can give the equivalent weightage when you are preparing for this. Thank you. We will go to the next chapter tomorrow.